हेलो दोस्तों, शो सक्सेस स्टडीज़ की तरफ से आपके लिए एक नया वीडियो फिर तैयार है। यह वीडियो का संबंध है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से संबंधित एक वीडियो हमने पहले ही दिया है, जिसमें इज एम आर वाज वेयर का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसको पढ़ चुके होंगे। बस ध्यान एक बात का इसका रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिर्फ ग्रामर की नॉलेज ही आवश्यक हो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, वो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इंग्लिश ग्रामर भी जानते होंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्रामर से बंधे रहना, सिर्फ ग्रामर की सीमाओं में जकड़े रहना, यह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। आप ग्रामेटिकल पॉइंट्स के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े टिपिकल पॉइंट हैं, उनमें गए बिना ही इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, एक नहीं बल्कि तीन बोले, सिर्फ तीन काम। वो तीन काम कौन कौन से हैं? अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। तीनों काम अभ्यास है, मतलब सिर्फ आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करनी होगी बोल करके, प्रैक्टिस करनी होगी इसका उपयोग करके, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, भरपूर जहाँ भी आपको मौका मिले इसको उपयोग करने का मौका मत छोड़िए, मत चूकिए। तब जाकर के आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हम ग्रामेटिकल झंझट में न जाकर के छोटे छोटे पॉइंट को ले रहे हैं। आप उसका भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि बिना बड़े बड़े नियमों में गए ही आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, वैसे जैसे कि जनरली लोग बोला करते हैं। तो ईएमआर के प्रयोग में आपने वहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखा, उसका हम आगे नए पॉइंट्स में ऐड करके बताएंगे एक सेंटेंस को हम कैसे बड़ा करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले आज एक नया पॉइंट आपके लेकर आए हैं, वो आप ध्यान देखिए। ये है कैन। कैन का प्रयोग। अब कैन का प्रयोग आप लोग दिन भर में हिंदी, इंग्लिश, मराठी में ढेर सारे वाक्यों में करते रहते हैं। इसी का उपयोग हम एक नियम के आधार पे कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग अलग सेंटेंस में, अलग दोस्तों के साथ में, अलग अलग कार्यों के लिए कैन का उपयोग करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको इसमें भरपूर करनी है। ठीक। अब सबसे पहले तो ये देखिए, कैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकना। अब सकना का सेंटेंस आप ढेर सारा सेंटेंस बोलते रहते हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, वे नदी को पार कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस नेगेटिव में जाएंगे तो वे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में सीखने हमको है, इसका भरपूर प्रैक्टिस करनी है। बस ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है। अब ये जिस सेंटेंस आप दिन भर में बोलते हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, उसके लिए आप करना क्या होता है, सिंपल सा एक लाइन का एक नियम है, वो देख लीजिए। पहले आप सब्जेक्ट ले लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में लेने के बाद में आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये कैन है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल होने से कैन पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम बाद की वीडियो में चर्चा कर लेंगे, अभी इसमें हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। माने सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जिन पर हम सब्जेक्ट के नंबर का असर नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट बाद में कैन ले लिया, कैन के बाद में आप ये वी वन मतलब समझ लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी हो सकता है। अब ऐसे सेंटेंस ढेर सारे आप अपने दिमाग में रख करके, जो आपके आसपास में घटित होते हैं, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसमें इस प्रकार सेंटेंस का उपयोग करके इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो मैं आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कैन लेंगे। पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, रीड। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट, द इंग्लिश। ओके, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। जरा सोच के देखिए, ऐसे कितने सेंटेंस आप भर्राटेदार वे में एकदम बेधड़क होकर के बोल सकते हैं। I can go to market, I can eat mango, I can write letter, I can read Urdu, I can understand हिंदी। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस
बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं एकांत में बैठ जाइए, अगर आपको किसी संकोच लगता है आप एकांत में बैठ जाइए। फिर मैं तो बार बार ये कर सकता हूँ कि आपको किसी संकोच करने की जरूरत है ही नहीं है। बेधड़क एकदम बेमुरवत होकर के आप इन सेंटेंस का, इन वाक्यों का, इन शब्दों का उपयोग जितना हो सके उतना अपना लाइफ में कीजिए। दिन भर में सैकड़ों बार कीजिए, हजारों बार कीजिए। ऐसा करने से ही आपकी नैया पार होने वाली है। संकोच में पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने बच्चों, ये सेंटेंस आपका हो गया, इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब अफर्मेटिव होने के बाद में आप जरा नेगेटिव का एक देखेंगे। आप नेगेटिव सेंटेंस पहले पढ़ चुके हैं, कैसे करते हैं। सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर नॉट ऐड कर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, ये हो गया, ठीक। प्लस पहले का नियम है V1 ऑब्जेक्ट। जैसे राधा गाना नहीं गा सकती है, तो राधा हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए कैन, नहीं गा सकती नेगेटिव है ना, नॉट यहाँ पर लगा लीजिए। कैन नॉट, गा सकती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा सिंग सॉन्ग। राधा गाना नहीं गा सकती है। आई कांट गो टू मार्केट, यू कांट गो आउट इन लॉकडाउन। ओके, ऐसे सेंटेंस बना करके आप लिख करके भी थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, मेरा मानना है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रिटन वर्क कीजिए, लेकिन कम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोल करके अपनी हैबिट में लाने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई स्टूडेंट कोई भी भाषा को फ्लुएंटली तब तक नहीं बोल सकता है जब तक वो सिर्फ अपने हृदय में छिपा के रख सकता है। उसको आपके होठों पर सजा हुआ होना चाहिए। मीन्स होठ खुले कि वर्ड सामने आपके आ जाने चाहिए। और ऐसा संभव तब है जब आपने भरपूर प्रैक्टिस की है तब, ठीक है। अब आ जाइए, हम आप बताते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मैंने कई बार चर्चा की है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हैं। एक है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, एक है इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में क्या होता है, ऐसे सारे प्रश्न जिसके आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। मतलब क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कैन लेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे क्या आप मुझे बुला सकते हैं, तो कैन कर लें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आप, यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, कॉल मी, कैन यू कॉल मी क्वेश्चन मार्क। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बताइए ना। अपनी मम्मी से पूछिए कैन यू गिव मी 10 रुपीज। पापा से बोलिए कैन यू गो टू जॉब, कैन यू गो टू ऑफिस। पापा से पूछिए कैन यू गिव मी 100 रुपीज। अपने सिस्टर से पूछिए कैन यू ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अपने छोटे भाई से बोलिए कैन यू राइट 1 पेज हैंड राइटिंग, या कैन यू सॉल्व द पेपर, कैन यू राइट द टेबल, कैन यू राइट द नंबर्स, कैन यू राइट अल्फ़ाबेट। ओके, ऐसे सेंटेंस ढेर सारा बना बना के अभ्यास कीजिए और अपने सामने वालों को भी अभ्यास करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक फ़ायदा ये होगा, जब सामने वाले को भी थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आप उससे कन्वर्सेट करेंगे। उस कन्वर्सेशन के माध्यम से उसका तो डेवलप होगा ही होगा, लेकिन आपका तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। आप इसको भरपूर प्रयास कर सकते हैं। अब आइए, अगला है WH टाइप क्वेश्चन। अब WH टाइप क्वेश्चन होता क्या है, ध्यान ही देना। WH टाइप क्वेश्चन मतलब ऐसे सारे सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में WH वर्ड होते हैं। अब WH में हु, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे लिस्ट आपको बना के दी जा चुकी है। उसका नियम देख लिए। सबसे पहले आप लेंगे WH वर्ड, WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, या मैं ये कह दूँ WH के बाद में यस नो टाइप का पूरा नियम। क्या यस नो टाइप में है, हेल्पिंग वर्ब है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा WH टाइप है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते
सकते हैं। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये डब्ल्यू एच टाइप में हो गया। डब्ल्यू एच टाइप में कैसे पहचाने की, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो पहले आप लिखिए क्या की इंग्लिश लिखिए, क्या इंग्लिश क्या आती है, हाँ यस नो टाइप हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो एसओ टाइप में आ गया, कैन यू हेल्प मी, हो गया। लेकिन जरा दूसरा सेंटेंस देखिए, वे क्यों जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप जरा ध्यान यहाँ दीजिए, ऊपर के सेंटेंस में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसका आंसर आपने यस नो टाइप में दे सकते हैं, मतलब यस नो टाइप का है, यस नो टाइप का नियम लगा लिया यहाँ पर, आपने दिख रहा होगा। नीचे के सेंटेंस में आप देखिए, ये है वे क्यों जा सकते हैं, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, बराबर है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैन, सब्जेक्ट है दे, वे दे वाई कैन दे, जाना गो, वाई कैन दे गो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ मार्क लगा दीजिए। अब ध्यान आपको सिर्फ ये रखना होगा कि कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और सिर्फ कैन के नियम में ही नहीं, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, जितने भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए। लेकिन क्या, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये डब्ल्यू एच आपका हु हो, ठीक, हु, तो इसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैन का यूज, हु कैन गो, ठीक है। अब यहाँ हु कैन गो, बाकी जितने भी डब्ल्यू एच आएंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसका कैन का यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट के बाद में होता है, तो यहाँ पर हु जो है ना, डब्ल्यू एच होने के साथ साथ में सब्जेक्ट भी है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज कर लिए। लेकिन अन्य डब्ल्यू एच में हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डब्ल्यू एच के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन चूंकि डब्ल्यू एच में सब्जेक्ट के रूप में, हु को हम सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, इसलिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, ठीक। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कैन का यूज हुआ। कैन का अभ्यास आप भरपूर कीजिए। अब कैन का अभ्यास करने के लिए हम आपको एक चार्ट में लेकर चलते हैं, वैसा आप चार्ट बनाइए और उसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ कैन का प्रयोग है, रमन कैन सिंग ए सॉन्ग, सी कैन, यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट है। तो राहुल कैन राइट ए लेटर, ठीक है, ये सेंटेंस है, आपने नियम जैसा पढ़ा हुआ यहाँ पर लिखा गया है, राहुल कैन राइट ए लेटर टू मी, आगे आपने यहाँ पर दो और बढ़ा दिया है, टू मी कर दिया है। अब उसको बनाने के लिए जरा आप बॉक्स में ध्यान देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये है राहुल कैन राइट अ लेटर, ठीक है। अब आगे सेंटेंस आप ये मान लीजिए बेसिक सेंटेंस है, आधारभूत सेंटेंस है, आप इसी को लीजिए। आगे इसको डेवलप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए राहुल कैन राइट लेटर, आगे आइए, राहुल कैन राइट लेटर टू मी, राहुल कैन राइट लेट, दूसरा राहुल कैन राइट ए लेटर टू यू हर, राहुल कैन राइट लेटर टू यू, राहुल कैन राइट लेटर टू अस, राहुल कैन राइट लेटर टू माई फादर, Rahul can write a letter to my sister. Rahul can write letter to your friend. Rahul can write letter to her uncle. Rahul can write a letter to his auntie. Rahul can write letter to his office
ऑफिस, ऐसे आप बढ़ाते जाइए। इसको आपने यहाँ पर लिया है और साथ में क्या यहाँ पर चेंज किया है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट चेंज करके, टू मी, टू यू, टू हर, टू राम, सीता, मीता, गीता, सीता, ही, सी, हर, हिम, देम, ऐसा करके आप ढेर सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस करके आप इसको अभ्यास कीजिए, अभ्यास करके बोलने का प्रयास कीजिए। और पक्का है, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, इस नियम फॉलो किया, तो श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट 100% सक्सेस इन योर एफर्ट्स एंड यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन नो टाइम्स। विद इन नो टाइम्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है। मैं ऐसा आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 25 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए पहले के लेसन, इंग्लिश स्पीकिंग के पहले के लेसन में आपको ईएमआर का उपयोग बताया गया था, वाज वेयर का बताया गया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव बताया गया था। और ईएमआर के बाद में टू का नियम बताया गया है, ईएमआर के बाद में अबाउट टू का नियम बताया गया है, और हैज टू, हैव टू का नियम बताया गया है। अब अगर उसको आपने अभ्यास कर लिया, अच्छे से अभ्यास कर लिया, दिन रात सुबह शाम बोलना चाहते हैं, बोलते रहते हैं। एक आप छोटी सी रोचक बात बताता हूँ मैं, आपका वीडियो लंबा होगा लेकिन प्लीज़ सुन लीजिए। एक बुक आती है मार्केट में, उसका नाम रैपिडेक्स है, और उसमें लिखा गया है लर्न इंग्लिश विद इन 120 डेज मीन्स 2 मंथ्स, सॉरी 60 डेज, 2 महीने में, 2 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अब उसमें आप जरा पहला चैप्टर खोल, अभी हमने, मुझे शौक लगा अंग्रेजी बोलने का, तो हम जाकर किताब मार्केट से लेकर चले आए। फर्स्ट लेसन निकालिए, पहला दिन, फर्स्ट डे। उसमें क्या लिखा गया है, जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबह के समय क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा सेंटेंस कुछ करके हम बोलते हैं। उसमें कुल मिलाकर 3 या 4 सेंटेंस है। बस पहला दिन खत्म हो गया, फर्स्ट डे खत्म हो गया। अब जो उसको पढ़ता है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस, धैर्य नहीं है कि वो 60 डेज तक का इंतजार करें। उनको लगता है कि वाह, ये तो हम समझ गए, और ये भी जानते भी हम हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक, तो इस पर हम क्यों रुके, वो दूसरा दिन भी पढ़ लेते हैं उसी दिन। तो आपको क्या लगता है, रैपिडेक्स बनाने वाला पागल लगता है? नहीं, उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो आपने आज और अभी सीखा है उसको 24 आवर्स प्रैक्टिस कीजिए, 24 आवर्स प्रैक्टिस कीजिए। 24 घंटे जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के वो आपको हैबिचुअल होगा। ध्यान रखिए, मैंने पहले कई बार बताया है, कोई चीज़ रट करके, कोई चीज़ हृदय में रख करके बोली नहीं जा सकती तब तक, जब तक कि वो हैबिचुअल न हो जाए, जब तक कि वो आपकी आदत में न आ जाए, ठीक है। इसीलिए रैपिडेक्स के फर्स्ट लेसन में पहला चैप्टर लिखा गया था, उसमें कुल मिलाकर 4 या 5 सेंटेंस हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके। आप उसको देखते ये आपको लगता है ये तो मुझे आता है, हम इस पर क्यों रुके, लाई दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा। एक दिन में आपने 4 लेसन पढ़ लिया और खुश हो गए। लोग, दुनिया के लोग तो 60 दिनों में सीखे इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन मैं तो 4 दिन में कर लिया, एक दिन में 4 चैप्टर कर लिया, तो 15 दिन का हुआ, 15 दिन में मैं बोलना शुरू कर दूंगा। नतीजा ये हुआ, जो दूसरा दिन आया तो आपको तो ये सेटिस्फाइड आप हैं, लो मैंने 4 दिन का पढ़ ही लिया है, अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर चौथे दिन आपने उठाया, मन नहीं लगा, पन्ना पलटा, चले गए, पक्षियों की बोली क्यों, क्या बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक टर्म्स कौन कौन से हैं, लेटर कैसे लिखा जाता है, दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में बातचीत कैसी, वो अरे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। अरे रैपिडेक्स वाले ने 60 दिन का जब बनाया था, तो आपको उसके आधार पर उसके नियम को मान करके चलना चाहिए था। और अगर आप उस नियम को फॉलो करते तो पक्का है, इसमें सच्चाई है कि आप 60 डेज में इंग्लिश बोलना शुरू तो कर ही देते। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक लेसन मैंने आपको लगभग आज एक हफ्ते पहले बनाया था, ये मारवाजवेर प्रयोग। अगर आपने ये मारवाजवेर का प्रयोग समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है, आपने बंद करके रख दिया, फिर उसको कभी रिवाइज किया नहीं, क्या फ़ायदा उसका है। वो आपकी ज़ुबान पर कैसे आएगा, आपकी होंठ पर कैसे आएगा, उसको तो आपकी होंठ पर लाना है ना। मतलब होंठ खुला तो वो सेंटेंस सामने आना चाहिए, उसके लिए सोचने का आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको पहले सोचिए, पहले उसको हिंदी में सोचिए, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। वो सारी चीज़ें नियम पढ़कर आप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, लेकिन जब आमने सामने किसी से बोलना होता है तो आपको ये मौका नहीं दिया जाता। अगर आप ये मौका लेते हैं तो आपका कन्वर्सेशनल जो सक्सेस है उसमें आप सफल हो पाएंगे, पा जाएंगे, हमें इसमें संदेह है। इसलिए प्लीज़ आप एक पॉइंट जो पढ़ते हैं उसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए।